हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। और उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो टॉपिक है वो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल, इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ऐसा है कि जब हम लोग पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो ये करता क्या है, इट विल मेज़र द ईएमएफ ऑफ द सेल। जो सेल होता है उस सेल के ईएमएफ को मेज़र करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल को। और ईएमएफ का काम क्या होता है, इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल। अंदर भी और सेल के बाहर भी, दोनों तरफ करंट को फ्लो करता है। ठीक, अच्छा, इसकी बात हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे। अभी जैसे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका ईएमएफ निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक, अब जैसे हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने सुना हुआ है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। बट होता क्या है कि वोल्ट मीटर में हमारे पास जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट नहीं होती। उसका रीज़न आगे देंगे। अभी मैं ये कहूँगा कि पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेज़र करता है, बट इसकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट होती है। क्लियर? तो हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं तो आपने देखा है कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम लैब में ज़्यादातर हम करते क्या हैं, हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, इसका कम यूज़ करते हैं। दरअसल क्या होता है कि जो ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, ये एक बड़ा डिवाइस होता है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल। मतलब इनको उठा के हम इस तरह से हर जगह ले सकते हैं। वोल्ट मीटर जो है वो आपने देखा हो, एक छोटा सा बॉक्स टाइप होता है जो आपको दिख रहा है, उसमें हम उसको ईजिली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं जब इसकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती है। क्लियर हो गया? वो रीडिंग क्यों नहीं होती वो आपको टॉपिक में फर्दर टॉपिक में दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमारे पास होता क्या है कि पोटेंशियोमीटर की जो डेफिनेशन आपको दिख रही है, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर एंड कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। और आगे लिखा हुआ है इट विल आल्सो मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब हम यहाँ पर सेल की ईएमएफ निकालेंगे। दूसरा, पहला काम तो ये होगा ईएमएफ निकालेंगे सेल की। दूसरा काम क्या होगा हमारा कि हम यहाँ पर दो सेल लेंगे और उनकी ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। एक मेथड ये, एक तरीका ये होगा, मतलब एक हम इसमें एप्लीकेशन की तरह यूज़ करेंगे। और एक और चीज़ करेंगे, सेल के अंदर केमिकल होता है और उस केमिकल के अंदर जब फ्लो करता है ना करंट, तो हमारे पास उसमें कुछ रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है और हम उस इंटरनल रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर यूज़ करके मतलब मेज़र कर लेंगे। ठीक, अब स्टार्ट करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, पहले इसको देख लीजिए। हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर ये ऊपर जो मैंने बनाया हुआ है, ये हमारे पास एक बैटरी है जिसको हम ड्राइविंग बैटरी कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये बैटरी बनाई हुई है जो कि क्या करेगी, ये सप्लाई देगी। ठीक है, ये सप्लाई देगी। पीछे यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ रियोस्टैट। रियोस्टैट एक ऐसा डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक, अब ये जो अपर पार्ट है ये वाला, इसमें ए से बी तक ना ये एक वायर है। मैं इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ। ये ए से बी तक एक वायर है। ठीक है भाई, ये मैंने थोड़ा थिक कर दिया दिखाने के लिए। तो ए से बी तक जो हमारे पास एक वायर है, ये अगेन जो वायर है ए बी वायर जो आपको दिख रहा है, ये अगेन बच्चों कॉन्स्टेंटन और मैग्निन की बनी होती है। ठीक है, कांस्टेंट और मैग्निन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी कहा था या मीटर ब्रिज में भी कहा था कि हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं उसमें व्हीटस्टोन नहीं, मीटर ब्रिज में, उसमें मैग्निन और कांस्टेंट वायर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये अलॉय होती है। और इसमें कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस उस वायर का नहीं बढ़ता है। दूसरी बात, इन दोनों वायर का, कांस्टेंट और मैग्निन वायर का ना रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर वायर या कोई और वायर, तो इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये चीज़ तो हमने वहाँ भी पढ़ी मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, वो ब्रिज जो वायर थी ना वो 1 मीटर की थी, इसलिए उसका नाम मीटर ब्रिज है।
यहाँ पर दिस वायर इज ऑफ नॉट 1 मीटर, ये 4 से 8 या 10 मीटर के आसपास होती है, मतलब बहुत लंबी होती है। ठीक है, अब जैसे यही चीज़ जो आपको डायग्राम में मैं आपको सामने फिगर में दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि एक्चुअली में इसका फिगर इस तरह से होता है। तो फिगर में हमारे पास क्या होता है, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि CS लिखा हुआ है, तो ये CS क्या है, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, और इसमें जो ये वायर है 1 मीटर की 4 मीटर तक लंबी है, बट इसको इस तरह से कुछ जिगजैग मैनर में लगाया हुआ है हमने, ठीक है ना, पैरेलल फॉर्म में। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि पोटेंशियोमीटर में जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग वायर एज़ कम्पेयर टू द मीटर ब्रिज, ठीक, और वही इसका प्रिंसिपल बन जाएगा। कैसे, यहाँ आ जाइए, हम पढ़ने के लिए या न्यूमेरिकल करने के लिए इस तरह से डायग्राम यूज़ करते हैं, एक्चुअली में जो आपको अभी दिखाया है वो होता है। अब नीचे वाले पार्ट में चलते हैं। नीचे वाले पार्ट में चलने से पहले मैं आपको कुछ बोलूँगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना भाई, ये हमारे पास, इसको प्राइमरी सर्किट भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, ठीक है भाई। प्राइमरी सर्किट, अपर सर्किट, और नीचे वाला जो सर्किट होता है ना, इसको हम लोग सेकेंडरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेकेंडरी सर्किट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? हम नीचे वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, सेल है, और अभी मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, सेल की EMF को मेज़र करते हैं, मतलब ये हमारे पास अननोन EMF होगी यहाँ पर सेल की, जिसकी EMF मान लेते हैं ये मेज़र करनी होती है। ये हमारा काम है टू फाइंड द EMF ऑफ दिस सेल। आगे गैलोमीटर है, गैलोमीटर का बारे में बताया था, इज़ अ डिवाइस टू मेज़र द वेरी स्मॉल करंट, और ऊपर ये दिख रहा है आपको जॉकी, जो कि एज सच ये मिडल ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी था। जॉकी क्या करेगा, अगेन इस वायर के ऊपर स्लाइड करेगा, और फिर हम इसको मेज़र करेंगे। इसके नीचे क्या होता है, AB बारे में मैंने दिखाया नहीं है यहाँ पर, इसके नीचे एक स्केल होता है, और वो स्केल से हम रीडिंग नोट डाउन करते हैं कि वो कितने लेंथ पर गैलोमीटर ने डिफ्लेक्शन यहाँ पर 0 कर दी। ठीक, अब इसको क्लैरिटी से और समझने के लिए कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि इसको हम मेज़र कैसे करते हैं और इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल। तो बच्चों इसमें जो प्रिंसिपल पे जाते हैं ना, तो प्रिंसिपल मैंने डेफिनेशन लिख दी है, पहले उसी को देख लो आप, कि प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। इट इज़ डिफाइन एज द पोटेंशियल डिफरेंस between the particular portion of the wire which is directly proportional to the length of that portion of the wire। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन को आप पढ़ लो, उसमें लिखा होगा कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है ना, जो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल है वो दरअसल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस V बोल रहा हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। ठीक, व्हेन द कांस्टेंट करंट इज फ्लो थ्रू द वायर, ये लाइन याद रखनी है, व्हेन द कांस्टेंट करंट इज फ्लो थ्रू द वायर, तब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा AB वायर में वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी छोटी लेंथ होगी उतना कम ड्रॉप होगा, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल उसमें ज़्यादा ड्रॉप होगा, और उसकी रीडिंग उतनी एक्यूरेट आएगी। ये प्रिंसिपल बताया। इसको थोड़ा आगे जाता हूँ, फिर इसका एक नाम और बताऊँगा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो प्रिंसिपल के बाद, मतलब इसको समझाने के बाद। अब इसके चलते हैं हम लोग कि EMF कैसे मेज़र करें और मैथमेटिकल पार्ट क्या है। तो मैं यहाँ पर ओम्स लॉ का हेल्प लूँगा। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है। V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पार्ट, जहाँ पर हम लोग इसकी लेंथ को मेज़र करेंगे, जितना लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमने V ले लिया। करंट इसमें क्या होता है, फिर बोल रहा हूँ करंट इसमें बच्चों कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा इस वायर में जब वो यहाँ से इस तरह से आएगा, ठीक है, यहाँ से इस वायर में इस तरह से करंट निकलेगा। R क्या है, ये रेजिस्टेंस है इस वायर के अक्रॉस, ठीक, जितना यहाँ पर ये वायर दिख रहा है आपको। अब इसमें इस रेजिस्टेंस को अगर थोड़ा सा हम अलग से देखें तो आपको पता है, बिकॉज R इज इक्वल टू ρl अपॉन A, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा है,
इस टॉपिक में। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किस वायर की, ए बी वायर की। जो ए बी वायर है कांस्टेंट और मैग्नम की, उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होती है। ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टिविटी विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल और मटेरियल एक ही है। दूसरा ए क्या है हमारे पास, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी हमारे पास क्या होता है बच्चों, यहाँ पर अगेन ध्यान रखना है, ये भी कांस्टेंट होता है। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये साइड का एरिया होता है ये भी कांस्टेंट है, और लेंथ जो है वो हमारे पास जितनी पर्टिकुलर लेंथ लोगे उस हिसाब से रेजिस्टेंस काउंट होगा। तो इस वैल्यू को हम लोग ना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ गया V इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको पार्ट क्लियरली, इसमें मैंने क्या किया, आई रो और ए को इकट्ठा ले लिया, इसको अलग कर दिया। दरअसल क्या है कि अगर देखा जाए तो ये तीनों में एक कॉमन चीज़ क्या है, तीनों कांस्टेंट हैं। करंट कांस्टेंट जो इसमें वायर में फ्लो करेगा, ये रो और ए, ये तीनों के तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अगर हमारे पास ये कांस्टेंट है ना भाई, तो आई रो और ए जो है इसको हम लोग नाम देते हैं के, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये कांस्टेंट है। और एक और चीज़ याद रखो, इस कांस्टेंट के को ना हम लोग इम्पॉर्टेंट नाम देंगे, वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नोट कर लो इसको कॉपी में, इसको नोट डाउन कर लो। इस पूरे को के बोलेंगे और ये यहाँ आ जाएगा इसकी जगह, तो V इज इक्वल टू के एल। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, मतलब इस टॉपिक का मेन पार्ट यही है। अब आप बोलोगे इसमें EMF नहीं नज़र आ रहा, वो आपको भी नज़र आएगा। तो ऐसा है कि V इज इक्वल टू के एल, V इज प्रोपोर्शनल टू L आ गया, जो कि मैंने ऊपर लिखा था कि प्रिंसिपल क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर, और बीच में इस प्रोपोर्शनल की जगह हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर k क्या है, k कांस्टेंट है और k V अपॉन एल भी है। अगर आप इससे ध्यान से देखो तो k क्या आ जाएगा, V अपॉन एल। और अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर सामने दिखा रहा हूँ। ये अगर मैं इसे k निकालता हूँ तो आ जाएगा V अपॉन एल, देखना ज़रा ध्यान से। ठीक है, अब V अपॉन एल क्या समझा रहा है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम रखा। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेडियंट का मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिसने नहीं सुना है वो लिख लो इसको। ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो लेंथ के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, या बढ़ती है या घटती है। तो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ जो है वो वेरी करेगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी उस हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ लेंथ के साथ पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, तो आपने सिंगल लाइन बोलनी है, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलना है वहाँ पर। समझ आया आप लोगों को? क्लैरिटी हो गई आई थिंक। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और उससे आंसर हमारा आ गया, ध्यान सुनना। देखो हमारे पास ऐसा है, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो हमारा आंसर आया V इज इक्वल टू के एल। अब मैं आपको दिखाता हूँ आंसर कि हमारे पास प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि जब हम यहाँ से करंट भेजेंगे ना, तो कुछ करंट यहाँ भी जाएगा, कुछ करंट यहाँ भी जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस जॉकी को स्लाइड करोगे, यहाँ अलग अलग पॉइंट पे टच करोगे और इसके नीचे स्केल है। तो जब जॉकी को मान लो आपने इस पॉइंट पर, J पॉइंट पर टच किया, तो इस पॉइंट में क्या हुआ, इस पॉइंट में आने पर इस वाले हिस्से में करंट आना बंद हो गया। सुन रहे हो? इस हिस्से में करंट आना क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ पर मतलब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आना बंद हो गई। ठीक, तो हमने क्या किया, जितने हिस्से में ये ऐसा हुआ उस पर्टिकुलर पार्ट की लेंथ निकाल ली और उसको यहाँ कुछ ना कुछ होगा रीडिंग स्केल में, वो नोट डाउन कर ली। अब यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में करंट आना बंद हो गया, तो करंट ऊपर से जा रहा है। आप बोलेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, तो हुआ क्या कि नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये लीजिए क्लैरिटी से देखिए।
अब हुआ क्या, यहाँ से नीचे वाले पार्ट में करंट नहीं गया, सारा करंट यहाँ से जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ। तो उस वक्त हम बोलेंगे कि जब करंट सर्किट में ज़ीरो होता है ना, तो उस वक्त आपको याद होगा, नाम लिखता हूँ, इन ओपन सर्किट, क्या कहते हैं हम लोग, तब उसको बोलते हैं हम ओपन सर्किट। याद है ना आपको कि ओपन सर्किट का मतलब सर्किट में करंट आना बंद हो गया, ज़ीरो हो गया, मतलब यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब हमारे पास ओपन सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों वो ईएमएफ के बराबर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर आप यहाँ देखो तो V इज इक्वल टू के एल है, तो V इज इक्वल टू ई भी है, तो V इज इक्वल टू ई है, या ई या ऐसे लिख लो, मतलब हमारे पास E इज इक्वल टू के एल आ गया। हेंस दिस इज द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। ये ईएमएफ आ गया इस सेल का जो कि नोन नहीं था। अब बोलो कि कैसे पता लगा। देखो बच्चों, एल यहाँ से हम मेजर कर लेंगे रीडिंग से। के जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, और ये हमें पहले से एक्सपेरिमेंट में पता होती है कि ये कितनी है। तो इस वैल्यू को पुट करो, एल को पुट करो, हेंस वी विल फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इन दिस वे, एक्यूरेट रीडिंग। क्लियर हुआ आप लोगों को? देखो इसमें अभी जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियोमीटर जो ईएमएफ को मेज़र करता है वो E इज इक्वल टू के एल आया। अब न्यूमेरिकली इसको और क्लियर करते हैं। आप देख रहे हैं कि सामने एक न्यूमेरिकल लिखा है कि हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर वायर है वो कितना दिया है, तो पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर, ठीक। और आपको पूछा क्या है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड, ए से कितना डिस्टेंस पे गैलोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द गैलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए गैलोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इसका जो फिगर है वो सामने मैंने बना दिया है। यहाँ पर ये बैटरी है, ड्राइविंग सेल है जिसकी ईएमएफ ई है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इधर से यहाँ से ए से बी तक वायर ए बी है जो कि 600 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इस ए बी वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 15 आर दिया है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मैंने फिगर में दिखा दिया, ठीक है ना। इतने पार्ट का रेजिस्टेंस 15 आर है, ठीक। अब आपके पास जो नीचे जो अननोन ईएमएफ होता है उसका ईएमएफ E/2 दिया हुआ है। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है आर इंटरनल और गैलोमीटर और ये जॉकी। अब क्वेश्चन जो हमने थ्योरी अभी पढ़ी उसी को क्लैरिटी करने के लिए है कि यहाँ पर हम इसको स्लाइड करेंगे और जहाँ पर ये जिस पॉइंट पर गैलोमीटर यहाँ पर रीडिंग आना बंद हो जाएगी, एट दैट टाइम करंट इन द सर्किट इज़ ज़ीरो। और उस वक्त हमारे पास होता क्या है कि इस हिस्से का पोटेंशियल ड्रॉप एजे का वो E/2 ईएमएफ के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और नीचे वाले हिस्से में करंट आना बंद हो जाता है। तो सारा करंट जो है वो इस तरह से निकलता है ऐसे करके। क्लियर? अब हमारा यहाँ पर काम क्या है, स्टार्ट देखिए यहाँ से करते हैं। हमारा काम है कि भाई ए से लेकर जे तक जो लेंथ है वो कितनी है जहाँ पर डिफ्लेक्शन आना बंद हो गई, ठीक। अब नीचे वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें करंट नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, अभी यूजलेस पार्ट है। अब हम ऊपर वाले पार्ट में देखते हैं विच इज़ अ प्राइमरी सर्किट, इस वाले हिस्से में। तो इस हिस्से में अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ए जे, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो हम बोलेंगे V इज इक्वल टू आई आर ए जे, ठीक है ना। मतलब इस हिस्से का रेजिस्टेंस आर ए जे बोल दिया, पता नहीं है अभी हमें, क्योंकि हमें पूरी वायर का रेजिस्टेंस पता है। अब करंट जो कांस्टेंट चलता है इन प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, तो करंट कितना है उसको यही निकाल देते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से या किरचॉफ की हेल्प से। आई करंट है, 15 आर जो रेजिस्टेंस है ना वो इसके साथ सीरीज में है, और सप्लाई कितनी है ई, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन 15 आर प्लस आर आ गया, देख लो। क्योंकि ये दोनों सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस होता है, तो करंट इज E अपॉन 16 आर इस पार्ट में जो चल रहा है, ठीक है। इस करंट को यहाँ ले आते हैं तो हमारे पास VAJ इज वॉट E अपॉन 16 आर इंटू RAJ,
रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, जो अभी हमें नहीं पता। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ फर्स्ट। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अभी तक हमने इस हिस्से का पोटेंशियल निकाला है। अब इसमें कमी क्या है कि ये आर ए जे क्या है, इसको देखना ध्यान से। देखो मैं यहाँ पर यूनिटी मेथड के थ्रू निकालूंगा। आप देखते हैं कि पूरी वायर की लेंथ है 600 सेंटीमीटर और उसका रेजिस्टेंस है 15 आर। तो वही चीज़ हम यहाँ बोलेंगे कि इतनी लेंथ का, इसका नाम रख देते हैं एल, ए जे का नाम एल। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 15 आर का कितना लेंथ है, 600 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो लेंथ उल्टा लिख दिया मैंने, 600 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस इतना है 15 आर। तो लेंथ एल का कितना रेजिस्टेंस होगा? तो लिखने का तरीका क्या होगा, 15 आर ये नीचे आ जाता है और इनटू एल हो जाता है। आया समझ कि इतनी लेंथ का इतना रेजिस्टेंस है तो इतनी लेंथ का कितना होगा, तो ये इसके नीचे आता है और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो सॉल्व करके आता है, दिस इज़ नोन एज व्हाट, आर ए जे। क्यों? क्योंकि इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस आर ए जे है और 600 सेंटीमीटर का 15 आर है। तो ये इसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो वी ए जे इज़ ई बाय 16। इस वैल्यू को पुट करें तो 15 आर बाय 600 इंटू एल आ जाएगा। चेक कर लो, इसमें से ये आर कट गया और अभी तक कुछ नहीं कटा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब यहाँ पर जो बचा है मैं उसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। तो ये आ जाएगा 15 ई एल अपॉन 16 इंटू 600। मैंने सॉल्व नहीं किया अभी। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब देखिए क्या है लास्ट पॉइंट हमारे पास। आप लोग जानते हैं, अब आओ हमारे मेन टॉपिक पे, कि भैया यहाँ ऊपर वाले हिस्से में ना हमने इस हिस्से का पोटेंशियल निकाल लिया और हमारे पास नीचे करंट नहीं गया। तो अभी थ्योरी में कहा था कि इस हिस्से में करंट नहीं जाएगा, तो होगा क्या, जो पोटेंशियल ए जे का होगा वही इस सेल का पोटेंशियल होगा। तो हमारे पास यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द ई एम एफ ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट। तो दिस इज इक्वल टू ई बाई 2 और यह आ गया आपके पास 15 ई एल अपॉन 16 इंटू 600। ठीक है भाई, ई कट जाएगा, 2 जो है वो 600 को काटेगा 300 से। ठीक है, इस हिस्से को मैं हटा देता हूँ, आप लिख लेना बाद में। ये हटा दिया तो हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, ई कट गया, ये कट गया, तो इस तरफ तो बचा भाई 1, इस तरफ बचा आपके पास 15 एल अपॉन 16 इंटू 300, मतलब 30 और 15 2 जो 30 होता है तो 20 आ गया। 16 इंटू 20 करोगे तो 16 इंटू 2 होता है 32 और 0, तो ये इधर आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर पे, विच इज़ ए जे गैलोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ आप लोगों को कि सबसे पहले जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप अपर पार्ट में करंट वगैरह निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और उसको ईएमएफ के बराबर कर दो सेल के, उससे आपके सारे आंसर आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी।